सोचिए जरा, किसी बड़ी कंपनी के हम्म सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करना, ये हम्म कितना मुश्किल काम लगता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे वो एक उदाहरण में था, इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतना बड़ा काम, इसे वक्त पर और ठीक से करने का कोई तो तरीका होगा। मतलब कैसे पक्का करते हैं कि कोई जरूरी चीज छूट ना जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी व्यवस्थित तरीके को ऑडिट प्लानिंग कहते हैं, मतलब ऑडिट की योजना बनाना। अच्छा। आज हम इसी पर बात करेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमारी स्रोत सामग्री है उसके आधार पर। ठीक है। मकसद यही है कि हम समझें कि ऑडिटर अपने काम का नक्शा कैसे बनाते हैं, ताकि जो नतीजा निकले वो भरोसेमंद हो और काम भी टाइम पर हो जाए। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये योजना बनाना, ये प्लानिंग, ये हाँ। इतनी जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है SA 300, वो साफ कहता है कि ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। उसे ऑडिट ऐसे प्लान करना है कि वो प्रभावी ढंग से हो, और इसके फायदे भी बहुत हैं। सबसे पहला तो ये कि ऑडिटर उन एरिया पर सही ध्यान दे पाता है जहां गड़बड़ का चांस ज्यादा है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अच्छा, मतलब प्रायोरिटाइज कर पाता है। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो वो भी टाइम पर पता चल जाती है, उसको हल करने का वक्त मिल जाता है। ठीक। फिर पूरी टीम का काम वो भी सही से ऑर्गेनाइज हो जाता है, मैनेज करना आसान हो जाता है। किसको क्या काम देना है, कौन ज्यादा अनुभवी है किस काम के लिए, ये सब प्लानिंग में तय होता है। हाँ, ये तो है। और फिर टीम को डायरेक्ट करना, उनके काम को सुपरवाइज करना, रिव्यू करना, ये सब आसान हो जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी है तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी प्लानिंग का हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो ये सब इसलिए ताकि ऑडिट रिस्क, मतलब गलत ओपिनियन देने का खतरा, कम से कम हो जाए। समझ गई। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑडिट शुरू करने से पहले एक बार प्लान बना लिया और बस। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो अहम बात है। प्लानिंग कोई अलग स्टेज नहीं है ऑडिट का। ये एक लगातार चलने वाली, मतलब एक कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, अक्सर तो ये पिछला ऑडिट जैसे ही खत्म होता है, अगली की प्लानिंग वहीं से शुरू हो जाती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक मौजूदा ऑडिट पूरा ना हो जाए। ओके। इसीलिए जो अनुभवी टीम मेंबर्स होते हैं उनको जल्दी शामिल करना जो फायदेमंद रहता है। और हाँ, ऑडिटर मैनेजमेंट से भी बात कर सकता है प्लानिंग के कुछ हिस्सों पर, लेकिन सावधानी से। सावधानी से मतलब? ये ध्यान रखना होता है कि ऑडिट की प्रभावशीलता, उसकी इफेक्टिवनेस कम ना हो जाए। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। समझ गई। तो ये जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस है, इसके मुख्य हिस्से क्या है? आपने कहा स्ट्रैटेजी, प्लान, ये सब। हाँ, इसमें मुख्य रूप से 2 लेवल हैं। पहला है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और दूसरा है ऑडिट प्लान। ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरह से बड़ी तस्वीर तय करती है। ऑडिट का दायरा क्या होगा, यानी स्कोप, कितना समय लगेगा, कब कब मुख्य काम होंगे, यानी टाइमिंग, और ऑडिट की दिशा क्या होगी, मतलब डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी में यह भी तय होता है कि कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे कितने अनुभवी लोग चाहिए, कोई एक्सपर्ट चाहिए या नहीं, बजट कितना होगा, टीम का साइज क्या होगा, और इन रिसोर्सेस को कब लगाना है, शुरू में, बीच में, या किसी खास तारीख पर। और फिर इन सबको मैनेज कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे करना है। अच्छा, काफी कुछ तय होता है स्ट्रैटेजी में। हाँ, और ये बनाते वक्त कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्टिंग की क्या जरूरतें हैं, कहाँ-कहाँ ज्यादा जोखिम है, ये सब। ठीक है। और फिर ऑडिट प्लान, वो इससे कैसे अलग है? ऑडिट प्लान जो है वो स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी अगर क्या और क्यों है, तो प्लान कैसे है। ओके। ये बताता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसको लागू कैसे करना है। इसमें साफ लिखा होता है कि जोखिम का पता लगाने के लिए, मतलब रिस्क असेसमेंट के लिए, कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, कब अपनाई जाएंगी, और कितनी गहराई तक जांच होगी। और फिर उन जोखिमों के जवाब में आगे की ऑडिट प्रक्रियाएं, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, ये सब कुछ प्लान में होता है। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी हुई मंजिल और बड़ी दिशा, और प्लान हुआ उस मंजिल तक पहुंचने का डिटेल्ड रास्ता। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम परफेक्ट। और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव होता है तो प्लान भी बदलना पड़ सकता है। और प्लान में कुछ नया पता चला तो? हो सकता है स्ट्रैटेजी पे दोबारा सोचना पड़े। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, और ये सब तय करना, बनाना और जरूरत पड़ने पर अपडेट करना, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। इसी बातचीत में एक और शब्द आता है, ऑडिट प्रोग्राम। अब ये क्या है? क्या ये प्लान का ही दूसरा नाम है?
नहीं, ये प्लान से भी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ऑडिट प्रोग्राम असल में। आप कह सकते हैं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। इंस्ट्रक्शंस? कैसे इंस्ट्रक्शंस? जैसे किसी खास अकाउंट की जांच करनी है, मान लीजिए सेल्स की या परचेज की, तो प्रोग्राम बताएगा कि ठीक है, सेल्स के लिए ये वाउचर देखो, इतने सैंपल लो, इन चीज़ों को क्रॉस चेक करो। ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर टीम के सदस्यों के लिए एक तरह की चेक लिस्ट या टू डू लिस्ट होती है। अच्छा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड। हाँ, और ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग बनता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। इसे भी समय समय पर रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है। इसके फायदे तो होंगे। बिल्कुल, काम में स्पष्टता आती है, कौन क्या कर रहा है ये पता रहता है, जिम्मेदारी तय होती है, और बाद में ये सबूत के तौर पर भी काम आता है कि हाँ, ये काम किया गया था। भविष्य के ऑडिट के लिए भी एक रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी तो हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि टीम बस प्रोग्राम पर टिक लगाने में रह जाए। मतलब जो लिखा है वो कर दिया, और अगर कुछ अलग या अजीब दिखे जो प्रोग्राम में नहीं है तो उस पर ध्यान ही ना जाए, काम मैकेनिकल सा ना हो जाए। हाँ, ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और ये ऑडिट प्रोग्राम की एक संभावित कमी मानी भी जाती है। बिल्कुल हो सकता है कि काम मैकेनिकल हो जाए और जो सहायक स्टाफ है वो बस लिस्ट फॉलो करे। तो इसका हल क्या है? इसका हल है अच्छा सुपरविजन और टीम को लगातार मोटिवेट करना कि अगर उन्हें कुछ भी असामान्य या महत्वपूर्ण लगता है, चाहे वो प्रोग्राम में लिखा हो या ना लिखा हो, उसे रिपोर्ट जरूर करें। जैसे वो रोहित वाला उदाहरण था ना स्रोत में, हाँ हाँ। उसे प्रोग्राम में शायद ना लिखा हो, लेकिन उसे वो कैंसल्ड ई वे बिल वाली गड़बड़ी पर ध्यान देना चाहिए था और रिपोर्ट करना चाहिए था। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रोग्राम फॉलो करना काफी नहीं है, अपना दिमाग भी खुला रखना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। यानी योजना बनाते वक्त उसमें लचीलेपन की गुंजाइश रखना जरूरी है, और इन सब को लिखना मतलब डॉक्यूमेंट करना कितना जरूरी है? स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। बिल्कुल, लचीलापन तो चाहिए ही, क्योंकि ऑडिट के दौरान नई जानकारी मिलती है, हालात बदलते हैं, तो स्ट्रैटेजी और प्लान को अपडेट करना ही पड़ता है। और जहां तक लिखने की बात है, दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वो तो बेहद जरूरी है। अच्छा। स्टैंडर्ड्स ऐसे 300 कहते हैं कि ऑडिटर को अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड ऑडिट प्लान, और अगर उनमें कोई भी जरूरी बदलाव किया है तो वो बदलाव और उसकी वजह सब कुछ लिखकर रखना होता है। हाँ। ये सिर्फ नियम का पालन नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है कि प्लानिंग कैसे हुई, क्या सोचा गया, क्या जरूरी फैसले लिए गए। ये पूरी टीम के लिए भी कम्युनिकेशन का जरिया है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ऑडिट प्लानिंग, जिसमें स्ट्रैटेजी, प्लान और प्रोग्राम सब आ गए, ये एक लगातार चलने वाली डॉक्यूमेंटेड प्रक्रिया है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये एक असरदार और कुशल ऑडिट के लिए नींव का काम करती है। इसमें रिसोर्स कैसे लगेंगे, जोखिम कहाँ है और जांच कैसे होगी, ये सब तय होता है। बिल्कुल सही। और ये सब इसलिए ताकि ऑडिटर एक भरोसेमंद राय दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। सही। यहाँ एक बात और सोचने वाली है चलते चलते। हम इतनी योजना बनाते हैं, स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम, सब कुछ ताकि गलत राय देने का जोखिम कम से कम हो। हाँ। लेकिन जो मानवीय पहलू है, खासकर जब कोई जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहा हो, वो कितना अप्रत्याशित हो सकता है। ये सोचना दिलचस्प है कि हमारी बेहतरीन से बेहतरीन ऑडिट योजनाएं भी इस इंसानी चालाकी या धोखाधड़ी की चुनौती का सामना कैसे करती हैं। शायद योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मानवीय व्यवहार हमेशा एक अनिश्चितता का तत्व बनाए रखता है।